हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान के मोस्ट आईएमपी 10 क्वेश्चंस। और इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इसी तरह से चैनल पर आते रहेंगे क्योंकि हम वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है CH4 + 2O2, इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो बनेगा CO2 धन H2O धन ऊर्जा। तो यहाँ पे ऊर्जा मतलब ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसमें हम लिखेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है 2PbNO3(2) सॉलिड रूप में रहेगा, मतलब ठोस रूप में है यह लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट का सूत्र है यह। और तापमान की उपस्थिति, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा तो यहाँ तापमान हमें देना पड़ेगा। इससे बन जाएगा लेड ऑक्साइड 2PbO, यह भी ठोस रूप में रहेगा, धन 4NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन गैस के रूप में निकलेगी। तो यहाँ ऊष्मा का अवशोषण हुआ क्योंकि यहाँ पे तापमान दिया है, इसलिए तापमान की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होती है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है संक्षारण को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। ठीक है, संक्षारण को परिभाषित कीजिए उदाहरण सहित। तो इसका उत्तर है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण है इसके लोहे में जंग लगना और दूसरा उदाहरण है चांदी की सतह काली पड़ना। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न है धोने का सोडा, इसे धावन सोडा भी कहते हैं, या बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो हमें धावन सोडा मतलब धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताने हैं। तो उत्तर में सबसे पहले धोने का सोडा के उपयोग। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। दूसरा है इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में होता है। तो दो उपयोग बता दिए हमने धोने का सोडा या धावन सोडा के। पहला है इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है और दूसरा इसका उपयोग घरों में साफ सफाई में होता है। इसके बाद बेकिंग सोडा के उपयोग। तो बेकिंग सोडा के भी दो उपयोग है। पहला है बेकरी में उपयोग होने वाले बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग होता है। दूसरा है इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, अग्निशामक में भी इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से बेकिंग सोडा और धावन सोडा दोनों के दो उपयोग है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग। तो इसका उत्तर है पहला उपयोग है अग्निरोधक सामान बनाने में एवं वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। दूसरा है मूर्तियां, खिलौने, चौक एवं सजावटी सामान बनाने में। और तीसरा है टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस के 3 उपयोग है, फिर से एक बार देख लेंगे ताकि हमें याद भी हो जाए। पहला है अग्निरोधक सामान बनाने एवं वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। दूसरा है मूर्तियां, खिलौने, चौक एवं सजावटी सामान बनाने में, क्योंकि बहुत सारे सजावटी सामान और मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। तीसरा है टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। जब हड्डी या कुछ टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वह उसमें भी प्लास्टर के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है धातु एवं अधातु में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, धातु एवं अधातु में 4 अंतर। तो पहला अंतर है धातु में हम लिखेंगे ये अपचायक होती है
अधातु में ये उपचायक होती है, ठीक है, धातु अपचायक है, अधातु उपचायक है। दूसरा है इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं। और इसमें हम लिखेंगे इनके ऑक्साइड अम्लीय या उदासीन होते हैं, ठीक है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय या उदासीन होते हैं। इसके बाद तीसरा है ये विद्युत धनात्मक है, धातुएं जो है विद्युत धनात्मक होती है, जबकि अधातु में हम लिखेंगे विद्युत ऋणात्मक है। चौथा अंतर है ये अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती है, ये अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती है। और अधातु में लिखेंगे अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। तो वैसे तो ये रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखा हुआ है, धातु और अधातु में 4 अंतर जो है रासायनिक गुणों के आधार पर लिखा है। ये अपचायक होती है और ये उपचायक होती है। धातु में है इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि अधातु के ऑक्साइड जो है अम्लीय या उदासीन होते हैं। धातु में हम लिखेंगे विद्युत धनात्मक है, जबकि अधातु ये विद्युत ऋणात्मक है। चौथा है अम्लों से अभिक्रिया करके प्रायः हाइड्रोजन विस्थापित करती है और ये अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। इसके बाद अगला प्रश्न है किण्वन से आप क्या समझते हैं? किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होते हैं, किण्वन कहलाती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक यौगिक एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल कार्बनिक यौगिकों में अपघटित होते हैं, किण्वन कहलाती है। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? तो इसका उत्तर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली परिस्थिति है कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, दूसरा है जल की उपलब्धता, तीसरे नंबर पे है सौर ऊर्जा की उपलब्धता और चौथी है क्लोरोफिल की उपलब्धता। यदि ये सारी ही परिस्थितियां होगी तो ही स्वपोषी पोषण होगा। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां है कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, सौर ऊर्जा की उपलब्धता और क्लोरोफिल की उपलब्धता। इसके बाद जो अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। प्रकाश संश्लेषण एक उपापचयी क्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वह भी हमें याद होनी बहुत जरूरी है। वह है 6CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, धन 12H2O, H2O पानी है और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। C6H12O6 तो यह ग्लूकोज है, 6H2O पानी है और 6O2 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया भी याद होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी यह रासायनिक समीकरण भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? तो इसका उत्तर है शरीर में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां जिनमें हार्मोन्स का स्त्रावण होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। शरीर में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की ग्रंथियां जिनसे हार्मोन्स का स्त्रावण होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके कार्य लिखिए। गुणसूत्र क्या होते हैं, इसके कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर होगा गुणसूत्र धागे नुमा संरचनाएं हैं जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र धागे नुमा संरचनाएं हैं जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के वाहक जीन्स इन्हीं पर स्थित होते हैं।
पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों की वंशागति की इनका प्रमुख कार्य है। तो इस प्रकार से हमने कक्षा 10वीं विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में 10 और याद करेंगे और इसी प्रकार से हम 10वीं विज्ञान की संपूर्ण तैयारी कर लेंगे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी वह तैयार करेंगे। मॉडल पेपर की भी तैयारी हम करेंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।